ये अलविदा अनमोल रतन, ये है हमारी कवरेज इस समय। कल देर रात श्री रतन टाटा जी का निधन हुआ 86 ईयर्स की एज में। एक ऐसे शख्स से बात करते हैं जिन्होंने उनकी ग्रुप कंपनियों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की और काफ़ी पैसा बनाया भी। नीलेश शाह, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ, अब हमारे साथ जुड़ते हुए। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस दुखद खबर पर? अनुज भाई, जैसे आपने कहा, हमने अपना रतन खो दिया। श्री रतन टाटा जैसे उद्योगपति और फिलांथ्रोपिस्ट सदियों में एक बार आते हैं और भारत का नसीब था कि हमें ऐसा रतन मिला। उन्होंने ना बखूबी अपने कंपनीज के कारोबार को चलाए। 100 से ज्यादा देशों में आज टाटा ग्रुप का कारोबार चल रहा है, बट उन पैसों का उन्होंने समाज सेवा में उपयोग किया। कई इंस्टीट्यूशन, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कई फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी उन्होंने चलाई और आगे बढ़ाई। और स्टार्टअप जैसी इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने अपने R&D कैपिटल से की। नए नए एंटरप्रेन्योर्स को गाइड किया, मेंटोर किया। तो एक ही शब्द में कह सकते हैं, हमने आज अपना रतन खो दिया। नीलेश भाई, आपके कुछ एनेक्डोट्स अगर आपको याद हो, उनके साथ कभी आपकी कोई मीटिंग हुई हो, टाटा ग्रुप में आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया होगा, कुछ अगर एक आध कोई स्टोरी जो आप बताना चाहें इस समय? एक बार हम लोग विदेशी निवेशकों के साथ उन्हें मिलने गए थे बॉम्बे हाउस में। और एक जो जब वो आए रूम में सबको मिलने के लिए, तो हम लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो वो जो नम्रता थी कि एक शिष्टाचार निभाना चाहिए, वो काबिले तारीफ था। जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने ये देखा था। मेरी कारकिर्दी की शुरुआत थी ICICI बैंक के वो बोर्ड पे थे, एंड उन दिनों 163 बैकबे रिक्लेमेशन के ऊपर हमारी 2 लिफ्ट थी। एंड जाहिर है कि थोड़ी लाइन भी लगी रहती थी, बट हम लोग आगे खड़े थे और वो आए और वो पीछे लाइन में खड़े रहे। ऐसा नहीं कि मैं सब लाइन क्रॉस करके आगे चला जाऊं। तो वो भी एक नजर में रह गया कि आप कितने भी बड़े हो, बट आपको भी लाइन में रहना चाहिए। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो एक इंसान के रूप में वो कैसे थे, वो मैंने महसूस किया। इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में तो सबको मालूम ही है, सॉल्ट से सॉफ्टवेयर तक कैसे उन्होंने 1 लाख रुपए के नीचे नानो गाड़ी लॉन्च की। ये किस्से तो जग जाहिर है। नीलेश भाई, हम सबको काफी बड़ा ये गम महसूस होगा देश भर में, और खासतौर से आई थिंक टाटा ग्रुप के शेयर धारकों को। अब आपने इस पूरे बिजनेस ग्रुप की वो जर्नी देखी है जब से रतन टाटा ने टेक ओवर किया था, और आई थिंक ये 500 करोड़ की एंटिटी हुआ करती थी पूरी ग्रुप, और 10,000 करोड़ प्लस एंड काउंटिंग है हम। ये जो लेगेसी इन्होंने क्रिएट की है, जिस तरह के एक्विजिशंस किए, जो विजन था कि कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, अब उस पर एक निवेशक का पर्सपेक्टिव अब कैसा रहा है, और उस विजन के साथ आप लोग कैसे जुड़े? एक जमाने में कहा जाता था, व्हाट इज गुड फॉर जनरल मोटर्स इज गुड फॉर अमेरिका। मेरे हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर टाटाज इज गुड फॉर इंडिया, बिकॉज ये भारत के अभिन्न अंग है। सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक वो प्रोड्यूस करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की एक अभिन्न हिस्सा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, टाटा ग्रुप ने जो अपने कल्चरल एक DNA बनाया है, मतलब कैपिटल एलोकेशन एफिशिएंसी का, सही तरीके से बिजनेस करने का, एक एंटरप्रेन्योर्स के नाते बड़ी से बड़ी चैलेंज को निभाने का, सामना करने का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो मिसाल कायम की है। तो चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप लेंडर हो, चाहे आप फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा टाटा ग्रुप का नाम आता है तो आपका भरोसा बरकरार रहता है।
और जिस तरह से उन्होंने अपनी सक्सेशन प्लानिंग की है, तो ऐसा लगता है कि टाटा ग्रुप आने वाले समय में भी भारत का झंडा ऊपर ही रखेंगे। आपने भी काफ़ी टाटा ग्रुप कंपनियों में इन्वेस्ट किया होगा। टाटा ग्रुप ने बहुत पैसा बनाकर दिया है इन्वेस्टर्स को। क्या एक फिलॉसफी है ग्रुप की जो स्टैंड आउट करती है? ये मैंने कहानी सुनी थी जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था, तब टाटा स्टील जमशेदपुर में वर्कर्स की सैलरी देने के पैसे नहीं थे, और उस समय टाटा फैमिलीज ने अपने फैमिली की ज्वेलरी मॉर्गेज की थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अदर बैंक्स में, और पैसा बोरो करके एक पब्लिक कंपनी में लगाया था ताकि वो वर्कर्स को सैलरी समय पे दे पाए। कितने ऐसे उद्योगपति हैं पूरे विश्व में जिन्होंने एक पब्लिक कंपनी के लिए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी प्लेज की, मॉर्गेज की और पैसे दिए। ये दिखाता है कि उन्होंने कठिन से कठिन समय में भी भरोसा नहीं छोड़ा और टफेस्ट डिसीजन लेके अपने इंटरेस्ट को बाजू पे रख के पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा प्राधान्य दिया। एक और किस्सा अनुज भाई कहना चाहता हूँ, थोड़ा याद कम है तो शायद आगे पीछे होगा, बट जब टाटा स्टील बना रहा था तो उन्होंने एक जर्मन कंपनी से कोलैबोरेशन किया था, एंड फिर द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर वो कंपनी ऊपर नीचे हो गई, एंड जब विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद टाटा ग्रुप ने जाके उन्हें उनकी जो रॉयल्टी देनी थी वो चुका दी। कंपनी तहस नहस हो गई थी, ओनरशिप बदल गई थी, बट टाटा ने जो अपनी जबान दी थी उसको ऑनर करके रखा था। तो ऐसे कई किस्से हैं जो ये दिखाते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर टाटा इज आल्सो गुड फॉर इंडिया। नीलेश भाई, आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे। जिन जिन शख्सियत के पास टाटा की कमान रही उनसे एक प्रोडक्ट हमेशा जुड़ा रहा, जमशेद जी टाटा। उनका स्वप्न था टाटा स्टील उनके खून में था। वो जे.आर.डी. टाटा को आप कह सकते हैं कि एविएशन, एयर इंडिया, उड़ान भरना इस देश के ऊपर, इसके आसमानों पे उन्होंने शुरू किया था। अगर रतन टाटा को याद किया जाएगा तो किस प्रोडक्ट के लिए, और उनके जब वो आपके जहन में आते हैं तो क्या चीज़ याद आती है? आई थिंक उनकी दो चीजें बहुत प्रिय थी। एक ऑटोमोबाइल, जिस तरह से नानो कार बनी वो दिखाता है कि उन्हें उसके ऊपर कितना रुचि था, कितना इंटरेस्ट था। और दूसरा टेक्नोलॉजी। आज टाटा ग्रुप ताइवानीज कंपनी के साथ चिप प्रोडक्शन में लगा है। यह भारत को एक और फ्रंटियर के आगे लेके जाएगा। तो टेक्नोलॉजी, चाहे फिर वो ऑटोमोबाइल की हो, चाहे चिप बनाने की हो, चाहे टेलीकॉम की हो, यह श्री रतन टाटा जी को काफी दिल के करीब थी। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए, एंड डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू यू सर। मुंबई में कोलाबा स्थित रतन टाटा का जो घर है उससे सीधे हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। विवेक, पूरा देश सदमे में है